Here's the 30-second lesson on what legends know. Never practice nunchucks in a crowded room. Never eat chole before a road trip. Always take your shirt off before you iron it. Don't take a call near a swimming pool. And don't forget, saving is not investing. Legends don't just save, they invest in mutual funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर डीके सिंह और हम दोनों आपके सामने हमारा ये साप्ताहिक शो हेडलाइंस के पीछे डीके के साथ एक बार फिर लेकर हाजिर हैं। डीके, ये हफ्ता काफ़ी न्यूज़ी रहा है पार्लियामेंट के चलते। पार्लियामेंट के अंदर जो हुआ, पार्लियामेंट के बाहर जो हुआ, सभी न्यूज़ में रहा है। उसी से जुड़े हमें कई सवाल आए। कार्तिक पराशर हमारे मेंबर हैं, उनका सवाल है, संसद के बाहर ये हाथापाई किधर ले जाएगी, इसका राहुल गांधी पर क्या असर होगा? देखिए, इसको हाथापाई में नहीं कहूँगा, मैं धक्का मुक्की कहूँगा। जी। और दोनों साइड के अपने अपने वर्जन्स हैं। अब देखते हैं, हमने कोई सीसीटीवी तो देखा नहीं है। अब कल, जैसे अभी आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल हुआ था इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाते जाते कहे कि सीसीटीवी आए तो सारा पता चल जाएगा। और इंटरेस्टिंगली अब तक सीसीटीवी का फुटेज हमें दिख नहीं रहा। यूजुअली अब कुछ ऐसी चीजें होती है, तुरंत आपको टीवी चैनल पे सीसीटीवी फुटेज दिखने लगता है। लेकिन अब नहीं आ रहा, क्या हुआ देखते हैं उसमें। लेकिन जो भी हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये आपको बेसिकली दिखाता है कैसे अपोजिशन और रूलिंग पार्टी का या फिर ट्रेजरी बेंचेस का जो है पूरा एक ब्रेकडाउन हो गया वो रिलेशनशिप में, और से बदतर होता जा रहा है ये। तो बड़ा पिक्चर काफ़ी अनफॉर्चुनेट लग रहा है उसको देखें तो। राहुल गांधी की जहाँ तक बात करें, अगर ये इनका मतलब एफआईआर से है तो उसमें कुछ ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि अब एमपीज का विषय जो इंजर्ड हुए थे, अब इंजर्ड एमपी ने किसी ने कहा कि राहुल गांधी ने आके धक्का दिया है उनको। कहते कि वो आ रहे थे सबके साथ, उस पुश हुए, हम गिर गए जी। बाकी जनरल नैरेटिव जो भी चले, लेकिन एमपीज भी नहीं कहे कि राहुल ने खुद से धक्का दिया। और सीसीटीवी फुटेज जब भी अगर आती है पुलिस के पास तो हम देखेंगे। अब तो कहीं आई नहीं है, मतलब लीक भी कहीं नहीं हुई है जी। तो एक्चुअली क्या हुआ तब पता चलेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट राहुल गांधी ने किसी को धक्का नहीं दिया तो मेरे ख्याल से एफआईआर का ज़्यादा कुछ उसमें होना नहीं है। मेन ये था कि अब चलिए एक नैरेटिव सेट करना था, तो वो हो गया। देखिए, अगला सवाल अरिंदम चक्रवर्ती का आ रहा है। ये भी हमारे मेंबर हैं। बोल रहे, मेरा सवाल ये है कि भारत में मौजूदा आर्थिक तंगी का मुद्दा उठाने या भविष्य की ओर देखने के बजाय विपक्ष और सरकार दोनों के नेता अंबेडकर की विरासत का दावा करके और पूरी दुनिया के सामने अपना मजाक उड़ाकर अतीत में जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? नेहरू कैबिनेट से अंबेडकर के इस्तीफे के वास्तविक कारण, जो कि हिंदू कोड बिल के बारे में है, उसके बारे में विपक्ष जनता को सही जानकारी देने में क्यों विफल हो रहा है? यही एक विपक्ष का है, वो कभी अपना लॉजिकली आर्गुमेंट नहीं देता है। मतलब बैठ के काउंटर करना फैक्चुअल बेसिस पे, फैक्ट बाय फैक्ट। विपक्ष में ना वो पेशेंस है, ना वो परसिवरेंस कह सकते हैं कि बैठ के तैयारी करें। बस आते हैं, स्लोगनिंग करके निकल गए, कुछ टीआरपी मिल गया, मतलब कुछ टीवी पे आ गया, उसका फुटेज मिल गया, अपने एक आइडियोलॉजिकल एक स्टैंड ले लिया और बड़ा ग्रैंड स्टैंडिंग करके चल देता है। जबकि आप देखें कि रूलिंग पार्टी के जो लोग हैं बहुत तैयारी करके आते हैं एक एक मुद्दों पे। ऐसा नहीं कि उनको काउंटर नहीं किया जा सकता, लेकिन विपक्ष ने कभी वो ना एबिलिटी दिखाई, ना ईगरनेस दिखाई है कि फैक्चुअली हम काउंटर करें। वो सही कह रहे हैं, अम्बेडकर के इस्तीफे के कई मतलब कारण, जो हिंदू कोड बिल था एक, वो भी था। मतलब लेकिन इस पे आपने कभी सुना नहीं पूरे विपक्ष के लोगों को लेकर। अब दूसरे भी कई इशूज हैं जो उठाए हैं रूलिंग पार्टी की तरफ से, विपक्ष ने फैक्चुअली काउंटर करने की कोशिश ही नहीं की। तो ये जो इनकी राजनीति चल रही है रेटोरिक से, स्लोगन से, अब ये राजनीति इनकी बढ़ नहीं पा रही है, ये बात नहीं समझ रहे हैं उसको। देखिए, राहुल गांधी को मेंशन करते हुए एक और सवाल आया है। संकल्प हमारे मेंबर हैं, बोल रहे, पहले ये एक ओपन सीक्रेट हुआ करता था कि राजनेता जब सार्वजनिक रूप से एक दूसरे की आलोचना करते थे तो निजी तौर पर अक्सर करीबी दोस्त हुआ करते थे। क्या आज भी वैसा ही है? ये इनका पहला सवाल है। और ये पूछ रहे हैं, मुझे आइडियोलॉजी के प्रति राहुल का जुनून समझ नहीं आता। ये बुकिश और क्लटर्ड लगता है। हम सभी नेचुरली लेफ्ट या राइट ओरिएंटेड या लीनिंग वाले हैं। सावरकर पर कटाक्ष करने से कोई राइटिस्ट लेफ्टिस्ट नहीं बन जाएगा और जब तक मतदाता नहीं बदलते कांग्रेस कभी भी सत्ता में नहीं आएगी। क्या आपको नहीं लगता कि जनता को नीति या पॉलिसी के आधार पर प्रभावित करना उनके लिए बुद्धिमानी होगी? ये कॉलेज का चुनाव नहीं लड़ रहे, डिवाइडेड नेशन पर कोई शासन नहीं कर सकता। तो जहाँ तक पहले सवाल का पहला सवाल है इनका, अब वो पूरा चेंज हो गया है। पहले जिस तरह का था, आपको याद होगा कि राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को एक्चुअली बाहर भेजा था उनके मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। और अब इसकी सोच के देखें आप,
तो बहुत ही पर्सनलाइज्ड हो गया है, एक हॉस्टिलिटी एनिमिटी टाइप की हो गई है, जी। पर्सनल जैसे चल रहा हो दोनों साइड से, तो पूरा ही चेंज हो गया है। दूसरा सवाल कि इन्होंने खुद ही जवाब दिया हुआ, जिस तरह की विपक्ष राजनीति करती है, अब ऐसे आप पार्लियामेंट में इनका डिबेट भी सुनेंगे, ऐसा लगता है जैसे जेएनयू में जब आप प्रेसिडेंशियल डिबेट सुनते थे ना कैंपस में, उसी लेवल का ही अपोजिशन की तरफ से आपको डिबेट देखने को मिल रहा है। वो नहीं चलेगी पॉलिटिक्स, और ये कह रहे हैं जो आइडियोलॉजी का जो इन्होंने बना लिया है वॉर। अब कांग्रेस कहीं रियलाइज नहीं करती है कि देखिए आप जो भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 2014 से, उसका आपको जनता से कोई रिएक्शन नहीं दिख रहा है। कांग्रेस का वोट बैंक वही 20% के आसपास रह गया है। पिछले चुनाव में अगर उनका 21% कुछ हो गया था, आई थिंक 21.16 और समथिंग, कुछ 1.5% परसेंटेज पॉइंट कांग्रेस का बढ़ा। वो इसलिए भी बढ़ा कि कई स्टेट्स में उनके कुछ नए जो इनके इंडिया ब्लॉक पार्टनर्स थे उनके साथ लड़े। जी। तो जब आपकी राजनीति को लोगों से कोई नए लोग आप जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको उस समय आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा हमारी राजनीति में गलत क्या है। तो आप जो भी एक आइडियोलॉजी का वॉर कर रहे हैं, उसके लिए कोई भी नए आप नहीं ला पा रहे हैं। जी। वो सही, जैसे ये सही कह रहे हैं कि पॉलिसी पे बात करें ना, नए लोग लाएं कि जो लोगों को डे टू डे लाइफ में कंसर्न करता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर मुझे इम्पैक्ट करती है और आप कह रहे हैं गवर्नमेंट सब कुछ गलत कर रही है, तो आप मुझे बताओ कि कैसे गलत कर रही है, कैसे पॉलिसी मुझे इम्पैक्ट कर रही है। तो उन मुद्दों पे आप इनको सुनते ही नहीं। मोस्टली एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर चला रखा है। जी। वहीं पे उनको अपना वोट बैंक कांग्रेस को जाके देखने की जरूरत है। ओवर द इयर्स इनका वोट बैंक क्यों वहीं पे है, या स्टेट्स में जाएंगे तो खिसकता जा रहा है, सेंटर में एकदम जैसे फ्रोजन हो गया है। तो उनको खुद ही सोचने की जरूरत है इन चीजों को। देखिए अगला सवाल इनका यूज़र नेम रोहन भड़े है। ये बोल रहे हैं 70 के दशक से पहले वन नेशन वन पोल था, लेकिन डीके सिंह डीके का कहना है कि अब ये एक बुरा आइडिया है और मतदाताओं की आकांक्षाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। तो क्या जब वन नेशन वन पोल लागू था तो क्या उनका सम्मान नहीं किया गया था, या अब क्या बदल गया है जिससे डीके की राय है कि ये एक बुरा आइडिया है? देखिए, जब उनके उस समय की बात करेंगे, अब मैं तो जाऊंगा कि जो वन नेशन वन इलेक्शन को एडवोकेट करते हैं, अब प्रधानमंत्री हो या बीजेपी हो, तो ये जब कहते हैं 67 तक चल रहा था एक इलेक्शन, अब ये कहते हैं कि उस समय तो कुछ हुआ ही नहीं, नेहरू के राज में कुछ हुआ ही नहीं, मतलब उस समय जितनी कांग्रेस गवर्नमेंट है उसमें कुछ भी नहीं हुआ इंडिया का। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन रहते हुए कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर अब नया आपको क्या दिख रहा है? एक्चुअली आर्गुमेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो एडवोकेट है ओएनओई के, वही कह रहे हैं कि उस समय कुछ नहीं हुआ। तो आर्गुमेंट्स के लिए मैं उनसे कह रहा हूँ। जहाँ तक लार्जर पॉइंट जो कहते हैं कि मैंने अपने कॉलम में लिखा था, अपने परिचय का एक, उसमें बोला है मैंने, मेन पॉइंट मेरा है कि आप मुझे बताएं कि मुझे फायदा क्या है, क्या क्या फायदे आपको गिना रहे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ वही जो मैंने पिछले एपिसोड में बोला था पॉलिटिकली करेक्ट का, कि आप कह रहे हैं कि पैसे बचेंगे, और आप पैसे बचेंगे तो हमें बताइए कितने बचे। जो आप देखेंगे रामनाथ कोविंद लेड कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को एक उन्होंने दिया हुआ था 2015 में। 2015 में उन्होंने कहा था कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस में 4500 करोड़ खर्च होंगे। उसके बाद लेकिन अलग अलग में कितना खर्च हो रहा है नहीं बताया। अच्छा। फिर मैंने दूसरी रिपोर्ट देखी, नीति आयोग की एक पेपर था, डिस्कशन पेपर, उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि वो करीब 2017 का था मेरे ख्याल से, कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन में करीब 3870 करोड़ खर्च हुए थे। तो अगर 15 में अगर इलेक्शन कमीशन 4500 कह रही है तो उसी पीरियड की बात है जी। तो अगर लोकसभा इलेक्शन में 3870 करोड़ खर्च हुए और साइमल्टेनियस इलेक्शन आप कह रहे हैं कि 4500 खर्च होंगे, तो कितना का फर्क पड़ा? मतलब कोई उसमें फर्क नहीं है आपको दिख रहा है। मतलब 600 करोड़ एक्स्ट्रा जा रहा है, 630 करोड़ कह लीजिए एग्जैक्ट होके। बाकी स्टडी भी देख रहे हैं। अब कोई अब कह रहे हैं कि जैसे नए आपको ईवीएम्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे वीवीपैट ईवीएम साइज लेने पड़ेंगे। अब उसमें फिर आपको 9300 करोड़ पड़ेंगे, और ईवीएम्स कल 15 साल का होता है, 3 इलेक्शन, तो 3100 करोड़ तो 3100 करोड़ पर एनम तो इसे आपका जा रहा है। खैर आंकड़ों में इसलिए नहीं पड़ेगा, आंकड़े सरकार की तरफ से दिए तो जाए जी कि हमारा कितना पैसा बच रहा है। 2024 में भी लोकसभा इलेक्शन में कितने खर्च हुए, और अगर सारे असेंबली को मिला के बताइए कि उसमें कितने खर्च हुए, फिर हमें बताएं कि देखो इतना खर्च हो रहा है हमारा, और हमारा प्रोजेक्शन ये है कि हमारा इतना खर्च होगा। मुझे डिटेल बताएं,
कि खर्च आपका बच रहा है, ये पॉइंट नंबर 1 है। दूसरा पॉइंट जो आता है बार-बार कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण जो है सो गवर्नेंस रुक जाती है। अब देखिए एमसीसी कितने दिन का होता है? आप अगर लोकसभा इलेक्शन की बात करें, तो मेरे ख्याल से 15 या 16 मार्च को 2024 का जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इलेक्शन कमीशन अनाउंस किया था। अनाउंसमेंट के साथ से एमसीसी आ जाता है। तो 16 मार्च के अनाउंस किया, 4 जून को रिजल्ट निकला, तब तक एमसीसी रहा। जोड़े करीब 2.5 महीने की बात हुई। मतलब 16 मार्च से आप कर ले तो यहाँ करीब 2.5 महीने, थोड़ा सा जी। उससे ज़्यादा। वो लोकसभा इलेक्शन में आपको लगा। अब फिर असेंबली इलेक्शन में कितना दिन एमसीसी रहता है? आप देखेंगे इसका महाराष्ट्र का इलेक्शन का ले लीजिए। अब इलेक्शन अनाउंस हुआ 15 अक्टूबर को और 23 नवंबर को रिजल्ट आ गया। एमसीसी पीरियड वही था। कितना दिन हुआ? 5 सप्ताह, 5 वीक्स। हरियाणा के लेंगे तो हरियाणा में ऐसे ही था, वहाँ भी करीब 6 वीक्स के आसपास आपको मिलेगा। तो अगर आपको 4-5 वीक्स हर एक स्टेट में आपको लग रहा है, अलग-अलग स्टेट में, अब सारे स्टेट्स एक साथ सबका नहीं जोड़ सकते एमसीसी पीरियड। अब लोकसभा के साथ एक-एक स्टेट कर लेंगे तो चलिए 5-6 वीक्स जो है सो एमसीसी पीरियड स्टेट में लग गया अलग इलेक्शन होने पे। जी। लेकिन अगर जब साइमल्टेनियस इलेक्शन करेंगे तो जो अब 2.5 महीने की बात कर रहे हैं और वो भी तो लंबा जाएगा, तो एमसीसी पीरियड उसका भी लंबा होगा। खैर वो बात हुई। दूसरी बात है कि गवर्नेंस इससे रुक जाना, कि सब कुछ काम ठप हो जाता है। एमसीसी क्या आपको रोकता है? एमसीसी आपने जो बजटेड एक्सपेंडिचर है आपका, वो तो अब कर ही रहता है। आपकी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती रहती है, प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। हाँ, नया आप कुछ वो जो 5-6 सप्ताह होगा, जो असेंबली इलेक्शन में बचेगा, नया आप कुछ अनाउंस नहीं कर सकते उसमें, नए प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, कोई ड्रिंकिंग वाटर का कुछ नया नहीं कर सकते। तो वो केवल 5-6 सप्ताह की बात है। लेकिन आपके बाकी सारे प्लान्स, प्रोजेक्ट्स चलते ही रहते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन वो इसलिए भी होता है कि अब सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स हर एक स्टेट में जाके, हर एक म्यूनिसिपैलिटी में जाके कैंपेन करेंगे हर एक इलेक्शन में, तो गवर्नेंस पे फर्क पड़ेगा। जी। लेकिन वो वैसे भी होगा। मेरा लार्जर इसमें इशू क्या है कि देखिए, जो मैंने लिखा भी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको बेसिकली, कि मैं एज वोटर्स मैं चाहूंगा कि पतंग की डोर मेरे हाथ में रहे। हर एक इलेक्शन के साथ अगर मुझे मेरे में रहे कि मैं उसको खींचूं जी। या ढील दूं। जो मुझे इलेक्शन मुझे वो राइट देता है, पतंग को खींच लेना है या ढील और देना है। ऐसे ही मैं बिना अब एक साथ अब इलेक्शन करवा लें, 5 साल तक मेरे पास वो रहेगा नहीं कि आपने कोई गलत पॉलिसी, अब लगातार एक के बाद गलत पॉलिसी लिए जा रहे हैं। मैं कैसे आपको रिमाइंड करूंगा? आपको मेरे साथ 5 साल बाद आना है, आपको मेरी फीलिंग का आप कितना बॉदर करेंगे आप? हो सकता है कुछ लोग कहेंगे अच्छा देखिए मोदी जी 5 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। लेकिन आगे कौन-कौन पीएम होंगे? तो 2034 का अगर लागू भी हो जाए तो 2034 से लागू होगा। उस समय कौन आपके लीडर होंगे? कौन पार्टी होगी? वो कितने कमिटेड होंगे? जी। आप अस्यूम करके चल रहे हैं ना कि जो आपके बाद के नेता होंगे इतने रिस्पॉन्सिबल, इतने कमिटेड होंगे कि 5 साल तक केवल वेलफेयर का काम करते रहेंगे वो, और उनकी पॉलिसीज और सारा कुछ बहुत ही सॉलिड साउंड होगा। ये तो आप अस्यूम कर रहे हैं ना। मान लीजिए कोई इस तरह कोई निकम्मा, कोई मतलब इनकॉम्पिटेंट कोई लीडर हो, कोई पार्टी जो कि डिक्टेटोरियल हो गई हो, अगर वो कोई आ जाए 2034 के बाद, फिर 5 साल तक, अच्छा वो ज़्यादातर स्टेट को भी कैप्चर कर ले, 5 साल तक आपके पास क्या ऑप्शन रहा? तो हम अपने राइट की बात करें। हाँ, ये आप कर सकते हैं। जैसे मेरे कॉलम के बाद कुछ अच्छे-अच्छे सुझाव दिए थे व्यूअर्स ने। जैसे उनका एक था कि आप ऐसा करो कि आप 2.5 साल बाद, अभी जैसे लोकसभा कर लो, 2.5 साल बाद सारे स्टेट असेंबलीज को ज्वाइन करके सारे स्टेट असेंबलीज का एक बार कर लो, तो 2.5 साल में आपको एक मौका मिला। अब ठीक है, वो भी एक ऑप्शन है। जी। फिर एक और ऑप्शन आया था कि अच्छा आप लोकसभा का अलग कर लो, असेंबलीज का अलग कर लो, और सारे म्यूनिसिपैलिटीज का एक साथ अलग कर लो। आपको 3 बार मौका मिला, वही बढ़िया ऑप्शन है। तो मैं केवल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ जहां मुझे एज ए वोटर मेरे पास में पावर रहे, अपॉर्चुनिटीज हो और मेरे पास राइट हो कि मैं उनको दिखा सकूं कि ये अब पॉलिसी गलत ले रहे हो, इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी। जी। और वो मैं 5 साल में एक बार नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं कई बार दिखाना चाहता हूँ। जब भी लें उसके अगले इलेक्शन में दिखाना चाहता हूँ।
डीके के पॉलिटिकली करेक्ट का जो कॉलम की लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप पढ़ें भी और वीडियो भी देखें। डीके, इसी से जुड़ा एक और सवाल आ रहा है, आप काफ़ी इसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन सवाल ले रही हूँ। विश्वनाथ CHVK हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं एक राष्ट्र एक चुनाव, ये कितना प्रैक्टिकल है, जहाँ एक और ये निश्चित रूप से राजनीतिक दलों और सरकारों को समय समय पर चुनाव के बिना विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा और खर्च भी बचाएगा, वहीं दूसरी ओर मतदाता के लिए ये तय करना कितना प्रैक्टिकल है कि किस पार्टी को वोट देना है, इस बात के चलते कि केंद्र, राज्य और नगर निगम के उम्मीदवारों के विषय अलग-अलग हो सकते हैं। इस बात को देखते हुए कि तीनों चुनावों की अलग-अलग प्राथमिकताएं और विचार होंगे, इससे मतदाता कंफ्यूज हो सकते हैं। प्लीज इस विषय पर चर्चा करें और ONOP संचालित करने के ऑपरेशन की मैग्नीट्यूड पर अपने विचार भी साझा करें आप। देखिए, ये कई रीजनल पार्टी यही कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि आपका होगा तो हमारे जो स्टेट्स के जैसे प्रॉब्लम्स हैं, वो एक नेशनल पूरा इशूज में सारा चला जाएगा, स्टेट्स के इशूज हमारे पास हम उठा नहीं पाएंगे। जी। उनकी राय है, हालांकि उसमें मेरी अलग राय है कि अब स्टेट्स की इशू, मैंने जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया था, वेस्ट बंगाल में जब भी चुनाव होता है या पिछले 3-4 चुनावों की बात कर लीजिए, तो बीजेपी, वो म्यूनिसपैलिटी का चुनाव हो या असेंबली का चुनाव हो या लोकसभा का, बीजेपी का एक ही रहता है, कोई नेशनलिज्म, नेशनल सिक्योरिटी, मतलब हिंदुत्व, एक लार्जर उनका एक ही पिच रहता है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस अपने वही लोकल इश्यूज के थ्रू उनको हराती तो है। कई कई राज्यों में हुआ, कुछ राज्यों में शायद नहीं हो सकते हैं, आप कह सकते हैं। अब जैसे आप, कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि आंध्र, तेलंगाना में, तो तेलंगाना में आप देखें 2019 में, मतलब 19 साथ-साथ तेलंगाना और लोकसभा का चुनाव होना था, असेंबली और लोकसभा का। तो केसीआर ने उसको कुछ महीने पहले एडवांस कर लिया, उसको नवंबर-दिसंबर में कर दिया। जी। उस बार केसीआर जीत गए, तो आप उसको कह सकते हैं कि ठीक है, देखिए, आप लोगों ने अपना रीजनल अलग कर लिया, तो वो फिर जीत गए वहाँ पे। लेकिन फिर अगले इलेक्शन में फिर वो हार गए, मतलब इस बार 2023 वाले में। तो एक कोई ऐसा फॉर्मूला होता नहीं कि यही सही है वही गलत है, आपको अलग अलग वे करना पड़ेगा। जहाँ कहते हैं वोटर्स कैसे डिसाइड करेगा जब सारे इलेक्शन एक साथ हों। अब इसमें थोड़ा सा मैं दूसरी साइड से अगर मैं आर्ग्यू करूं, तो वोटर्स वो डिसाइड कर सकता है, मतलब वोटर्स इतना विजडम होता है कि सेंटर के लिए किसको करना है, स्टेट के लिए किसको करना है। अब उड़ीसा में भी जब होता था, चलिए अभी तो बीजेपी आ गई, लेकिन उड़ीसा में एक इलेक्शन आफ्टर देखते थे, उधर नवीन पटनायक, इधर नरेंद्र मोदी, ये उन्होंने भी साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है, तो वोटर उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, उसको वो म्यूनिसपैलिटी में भी कर लेंगे, वो बड़ा मुद्दा नहीं था, कन्फ्यूजन का मुद्दा वो नहीं है। मैं वोटर्स राइट की बात कर उसके इशू पे मैं ONOE को अपोज करता हूँ। जी। अगला 2 सवाल साथ में लूँगी डीके, दिल्ली चुनाव से जुड़े सवाल हैं। पीयूष प्रियदर्शी पूछ रहे हैं, दिल्ली चुनाव 2025 में क्या हो रहा है, किसका पलड़ा भारी है? नितिन पटेल पूछ रहे हैं, दिल्ली बीजेपी अपने काम में इतनी धीमी क्यों है? क्या वे गंभीर नहीं है और हार स्वीकार कर चुके हैं, या वे लो प्रोफाइल हाइपर लोकल चुनाव बनाना चाहते हैं? देखिए, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं बीजेपी वालों से बात कर रहा हूँ इस पे, कुछ मुझे उनको भी समझ में एक्चुअली नहीं आ रहा है। उनको दिल्ली में जैसे परिवर्तन यात्रा निकलने वाले थे 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर शुरू होने वाले थे, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। और उसमें फिर एमपीज को कहा गया कि ठीक है, ये चूंकि लोकसभा में बिजी रहेंगे तो फिर अभी मत करो आप। अरे, दिल्ली का असेंबली का टर्म होता है 15 फरवरी को खत्म होता है वो, तो आपके पास टाइम एकदम नहीं है। अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 20 दिसंबर हो रहा है, आपके पास कुछ सप्ताह बचे हैं तैयारी को। जी। इसमें देख रहे आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, कुछ कैंडिडेट्स कांग्रेस ने भी डिक्लेयर कर दिए। बीजेपी अब तक फील्ड में उस तरह से आ नहीं रही है। अब परिवर्तन यात्रा तक का पोस्टपोन करके आप चल के बैठे हो, अब शायद शायद शुरू हो, मतलब कुछ नया डेट अनाउंस हो। लेकिन वो सही कह रहे हैं कि वो जो दिखना चाहिए अनाउंसमेंट या पुश जो दिखना चाहिए, वो शायद वो नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं। जी। जी। और इसके पीछे हो सकता है कि शायद छोटा स्टेट है, वो जो एक बार बम्बार्डमेंट होता है बीजेपी की तरफ से होता है, तो इतना जिस तरह के एग्रेसिव लेके करते हैं एग्रेशन में, उनको लग रहा है वो फिर भी मैनेज कर लेंगे। लेकिन एक और चीज़ अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि फेस रखना है नहीं रखना है। वो भी अभी भी कम से कम स्टेट बीजेपी लीडर्स को नहीं पता है कि फेस रख कोई किसी को प्रोजेक्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, या फिर प्रधानमंत्री के नाम से लड़ेंगे वो। अब किसी को प्रोजेक्ट अगर करना हो तब एकदम टाइम नहीं बचा आपके लिए, बिकॉज कोई भी आप चेहरा आप नया करेंगे, उसको बिल्ड करने में आपको टाइम चाहिए, उस चेहरे को। ये अब अगले 4-5 सप्ताह में, 6 सप्ताह में एक नए चेहरे को बिल्ड नहीं कर सकते, तो वो एक बहुत ही मुश्किल वाला होगा। जी। तो वो नहीं करेंगे, फिर प्रधानमंत्री फेस होकर करेंगे, तो वो अब डिसाइड करें और आगे जाए। वो कंफ्यूजन बीजेपी का मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिले क्यों है। दूसरा, जहां तक करें किसका एज है, अब एज में नहीं कहूँगा किस पार्टी का है, मतलब वो मेरा काम नहीं है, बट हाँ, जो स्ट्रांग पॉइंट्स
अलग अलग पार्टीज के हैं। अब देखिए असेंबली इलेक्शन में आपने जब भी देखा दिल्ली असेंबली इलेक्शन में तो मोदी जी फेस रहे हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी को हमेशा से एज रहा है पास्ट में, क्योंकि इनके पास अरविंद केजरीवाल एक चेहरा है, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। और आपने देखा है असेंबली इलेक्शन में जब भी वोटिंग होती है वो चेहरा होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। एक इलेक्शन के बाद दूसरा आप देखते चले जाएंगे। तो बिना चेहरे के बीजेपी को थोड़ा सा उसका नुकसान तो है, लेकिन एक दूसरी बात ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी इतने साल का, पहली बार 2013 में आई थी आप सरकार जी। में, कांग्रेस के सपोर्ट से जितने दिन के लिए भी आई हो, लेकिन उस समय से लेके आपकी चल रही है। ये एंटी इनकम्बेंसी इतने दिनों का कैसे आप काउंटर करेंगे? जैसे हम शायद पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि आप जी। वेलफेयर पॉलिसीज आपकी जो भी है वेलफेयर स्कीम्स, वो जैसे एंटीबायोटिक की तरह होते हैं कि एक समय के बाद उसका असर खत्म हो जाता है, आपको नए लाने पड़ते हैं। और उसमें लोगों का कितना विश्वास होगा, कितना इफेक्टिव होगा, जी। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। अभी ये कहना मुश्किल होगा कि एज किसका है। एक बार चुनाव शुरू हो जाए और कैंपेन में देखें। अभी आपने देखा जैसे अमित शाह के अम्बेडकर वाले को लेके अब केजरीवाल निकल गए हैं पूरा एग्रेसिव होकर। अब वो थोड़ा सा बीजेपी को वो भी एक मुश्किल काउंटर करना पड़ेगा, बिकॉज अगर उस रिमार्क से वोटिंग पे असर पड़ा तो अब आप देखें बिहार में जो एक बार रिजर्वेशन को लेकर भागवत जी ने कह दिया था उस चुनाव के आसपास, बहुत बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ा था। उसके बाद चुप ही गए रिजर्वेशन जी। को। इसको अगर अरविंद केजरीवाल भुजा उसको भुनाने की जो कोशिश कर रहे हैं कि अमित शाह ने ये बोल दिया, बीजेपी के लिए एक नया एक चैलेंज है कि इसको काउंटर करो अब जाके। जी। देखते हैं उसका क्या असर होता है फाइनली। देखिए अगला सवाल कार्तिक का है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे क्या बीएसपी का कमज़ोर होना कांग्रेस पार्टी के लिए वरदान है या फिर सपा और आज़ाद समाज पार्टी बसपा के वोट शेयर पर कब्जा कर लेगी? देखिए ये दूसरी चीज़ एक्चुअली हो रही है। आप देख रहे हैं अब चंद्रशेखर के खास करके अब लोकसभा एमपी बनने का उनका और ट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। सपा को आपने देखा लोकसभा में उनका फायदा मिला। पहले बीएसपी के वोट बीजेपी में भी जा रहे थे, वो थोड़ा सा ये लोग अब डेंट कर रहे हैं। कांग्रेस को नहीं जा रहा, कांग्रेस को जो भी मिला क्योंकि सपा के साथ अलायंस था। कांग्रेस एक्चुअली उस तरह ग्राउंड पे उनका ना काम है ना उस तरह कैंपेन चलाते हैं कि कोई पार्टी नीचे जा रही होती है उसको कैपिटलाइज करे। ये केवल दलित वोट बैंक की बात नहीं, केवल बीएसपी वोट बैंक की बात नहीं है। बाकी पार्टीज कैपिटलाइज कर जाती है, कांग्रेस वो नहीं कर पाती बिकॉज ग्राउंड पे नहीं है। जैसा अभी संकल्प की बात फिर से मुझे याद है कि आप आइडियोलॉजी की वॉर कर रहे हैं बैठ के, पॉलिसी पे कुछ नहीं हो रहा है, ग्राउंड पे ऑर्गेनाइजनली आप एक्टिव नहीं है। तो ऑर्गेनाइजनली कांग्रेस वर्चुअली मतलब क्या बोले मृत प्राय होता है मतलब ग्राउंड पे। तो बसपा नीचे भी जा रही है, कैपिटलाइज कैसे करोगे आप? वो स्लोगन्स देके और अंबेडकर की बात पे जो है सो पार्लियामेंट स्टॉल करके उससे नहीं होगा। आपको ग्राउंड में उनके बीच में जाकर काम करना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा, जो कांग्रेस नहीं करती है। और इसलिए एसपी को फायदा हो जाएगा, चंद्रशेखर को और ज़्यादा फायदा मिलेगा। कांग्रेस को मुझे जैसे अभी तक जिस तरह से पार्टी एक्ट कर रही है उसमें मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस उसका बहुत बड़ा बेनिफिट उठा पाएगी। जी, चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।